दोस्तों हाल ही में मैंने बैकरूम्स नाम की एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म देखी है जिसे केन पार्सन्स ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी उनकी खुद की वायरल यूट्यूब वेब सीरीज पे बेस्ड है जो इंटरनेट के फेमस बैकरूम्स क्रीपीपास्ता से इंस्पायर्ड है। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ बैकरूम्स फिल्म की पूरी कहानी को जानेंगे बल्कि हम इससे जुड़ी थियरीज पे भी बातें करेंगे और हाँ, हम बैकरूम्स की कंप्लीट ओरिजिन को भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आपको हर एक पॉइंट पे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, तो आप जिस भी टाइम पे जाना चाहते हो वहां स्किप कर सकते हो। अब दोस्तों ये वीडियो फेस कैम रहने वाली है क्योंकि फिलहाल ये फिल्म काफी नई है जिसे आप थिएटर्स में जाके देख सकते हैं। स्टिल मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इमेजेस भी यूज करता रहूंगा, तो हाँ, फेस कैम और इमेज का मिश्रण है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम 19 जून 1990 का एक फुटेज देखते हैं जो कि एक एन वॉर्न नाम का आदमी शूट कर रहा था। ये फुटेज एक एम्प्टी बिल्डिंग स्पेस का था जहां की वॉल्स येलोइश थी। ये आदमी जो कि काफी डरा हुआ था वो यहाँ किसी को ढूंढ रहा था। उसे यहाँ एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का सेटअप दिखता है और इस सेटअप का इस्तेमाल करके वो किसी को कहने लगता है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे अचानक से पास वाले एक डोर से जोर की आवाज आती है एंड देन वहां से एक बर्ड यानी पंछी निकलता है और नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो ये बर्ड खत्म हो गया है, लेकिन बर्ड अचानक वहां से उड़ जाती है। ये आदमी फिर उस दरवाजे को क्रॉस करके अंदर वाले रूम की ओर बढ़ता है और दोस्तों यहाँ एक काफी लंबा सा कॉरिडोर था जिसमें अलग अलग बिना दरवाजे के रूम्स थे। वैसे तो ये कॉरिडोर खाली ही था, लेकिन वहां तरह तरह के फर्नीचर्स, डेकोरेशंस या पोस्टर्स भी लटके थे। लेकिन अचानक से उस आदमी के पीछे वाली डोर से एक अनजान एंटिटी आने लगती है और ये आदमी डर के भागने लगता है। ये आदमी भागते हुए एक कमरे में पहुंचता है जहां आसपास बीच थीम के वॉलपेपर्स लगे थे ऑन द वॉल्स। लेकिन दोस्तों वो अनजान एंटिटी उसे पकड़ लेती है और हमें बस उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब दोस्तों ये जितना कुछ भी हुआ है उसे एक फुटेज के माध्यम से कोई तो देख रहा था और ये फुटेज इस पॉइंट पे खत्म होती है। जी हाँ, ये फुटेज एक टीवी पे चल रहा था और जैसे ही टीवी बंद होता है हम टीवी के स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में कई साइंटिस्ट जैसे देखने वाले लोगों को देखते हैं एंड ऑफ कोर्स यही लोग फुटेज को देख रहे थे। अब दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की अपने माँ के साथ अपने हाथों का प्रिंट जमीन पे बना रही थी। I mean, जब कंक्रीट गीला होता है तो कई लोग नहीं हैंड प्रिंट्स बनाते हैं, वैसा ही कुछ। और तभी उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा क्रेन बिल्डिंग मटेरियल्स को डंप कर देता है। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण सब कुछ नॉर्मल था। हम देखते हैं कि वहां कुछ वर्कर्स शायद एक घर को डिमोलिश कर रहे थे और पास में एक लेडी उन्हें देख रही थी जिसका नाम मेरी था। अब हैंड प्रिंट बनाने वाला विजन इसी लेडी मेरी का था। I mean, जब मेरी बच्ची थी ना तब वो अपनी माँ के साथ यहाँ रहती होगी और वो दोनों अपना हैंड प्रिंट्स बनाए होंगे। लेकिन आज मेरी के बचपन का घर डिमोलिश हो रहा था। हमें बैकग्राउंड में मेरी की ही आवाज सुनाई देती है जहां वो कह रही थी कि हम सबको कोई ना कोई आदतें जरूर होती है जो हम बार बार दोहराते रहते हैं, यानी कि हम हमेशा एक ही लूप में फंसे होते हैं क्योंकि हम वो सेम चीजें करते हैं जो हमें फेमिलियर लगती है और हमें सेफ फील करवाती है। हमें लगता है कि हम कभी ना कभी इस लूप से बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों इसी दौरान हम देखते हैं कि एक आदमी सुबह सुबह अपने बड़े से फर्नीचर वाले शॉप पे जाता है और उसके शॉप पे बाहर कोई रिप ऑफ लिख दिया था पेंट से। रिप ऑफ का मतलब है कि ये बंदा जो है वो अपने शॉप में लोगों को ठगता है। बंदे का नाम क्लार्क है और वो चुपचाप अपना काम करने लगता है। अगले सीन में हम क्लार्क को अपनी थेरेपिस्ट के पास एक सेशन में देखते हैं और ये थेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि मेरी थी। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि क्लार्क एक आर्किटेक्ट है, लेकिन वो अपना करियर उसमें नहीं बना पाया, इसीलिए अब वो एक फर्नीचर शॉप चलाता है। इसी नाराजगी के चलते उसका अपनी बीवी के साथ बहुत मतभेद होता था और एक दिन उसकी बीवी उसे छोड़ के ही चली गई। छोड़ के क्या गई? क्लार्क को वो उसके ही घर से निकाल दी। हमें ये भी पता चलता है कि क्लार्क की लाइफ में कोई नहीं है और वो प्रैक्टिकली बहुत अकेला और तन्हा है, लेकिन वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। क्लार्क को अब पीने की प्रॉब्लम भी है, मतलब पहले भी थी, अब बहुत ज्यादा है। यहाँ मेरी क्लार्क के साथ रोल प्ले करती है जहां वो क्लार्क की बीवी बारबरा बनती है और ये दोनों उस रात का सीन इनैक्ट करते हैं जब क्लार्क को उसकी बीवी उसके ही घर से निकाल दी थी। क्लार्क उस रात घर काफी देर से आया था, इनफैक्ट वो काफी पी चुका था। ऐसे में क्लार्क से बर्तन टूट जाती है और इस आवाज से बारबरा उठ गई थी। बारबरा क्वेश्चन करने लगी कि क्लार्क इतनी देर से घर क्यों आता है। I mean, अगर उसके पास बाहर पीने का वक्त है तो वो घर ही जल्दी आ सकता है ना। इस पे क्लार्क अपनी ही बीवी पे चिल्लाने लगता है कि कैसे वही सब कुछ के लिए पे करता है, चाहे घर का रेंट हो या फिर बीवी की पढ़ाई। क्लार्क ये भी कहता है कि उसके ऊपर बहुत टेंशन है, उसका फर्नीचर शॉप ढंग से नहीं चल रहा है एंड ऑल दैट। इन शॉर्ट क्लार्क अपनी गलती तो नहीं मान रहा था, रादर अपनी बीवी को ही कहीं ना कहीं ब्लेम करने लगा था। और दोस्तों इसी
कारण से क्लार्क और बारबरा आज अलग हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया, बारबरा तो क्लार्क को उसके ही घर से निकाल दी है। सो इस मेरी के सामने रोल प्ले करते हुए क्लार्क और मेरी दोनों अनकंफर्टेबल हो गए थे, जिसके बाद क्लार्क यहाँ से निकल लेता है। अब अगला सीन वही फर्नीचर शॉप का आता है, जहाँ क्लार्क एक पायरेट बन के अपनी शॉप की एक एड शूट कर रहा था और इस एड को शूट करने के लिए उसके दो एम्प्लॉइज कैट और बॉबी उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन एक चेयर पे बैठते वक्त क्लार्क गलती से गिर जाता है और शूट यहीं पे बंद होती है। दोस्तों हम देखते हैं कि शॉप काफी बड़ा था, उसमें काफी फर्नीचर्स भी थे, लेकिन यहाँ एक कस्टमर नहीं था। हर जगह सेल वाले पोस्टर्स लगाए गए थे और एक पोस्टर पे तो इतना लिखा था कि यहाँ हर आइटम ही सेल पे है। दिस अगेन प्रूव्स कि कहीं ना कहीं क्लार्क का जो बिजनेस है वो उतना अच्छा चल नहीं रहा था। इसके बाद जब क्लार्क अपने ऑफिस में बैठा था तब वहां एक इलेक्ट्रिशियन आ जाता है। क्यों? क्योंकि शॉप में ना बार बार कटआउट्स और सीलिंग लाइट्स से ना वो फ्लिकर वगैरह हो रही थी, तो ये इलेक्ट्रिशियन उसे ही ठीक करने आया था। क्लार्क उसे शॉप के बेसमेंट में ले जाता है, जहां बिल्डिंग का सर्किट बॉक्स था और वहां पे ये दोनों एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। बॉक्स पे पता नहीं कैसे 3 रेड कलर के स्विच लगे हुए थे, जिसके बारे में क्लार्क को बिल्कुल भी नहीं पता था। इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि ये स्विचेस मेन सर्किट बॉक्स का हिस्सा नहीं है और किसी ने तो उन्हें वहां ऐसे ही लगा दिया है। इस स्विच को ऑन ऑफ करने से कुछ होता भी नहीं है, ऑल्दो बैकग्राउंड में हम व्यूअर्स एक लाइट को फ्लिकर होता जरूर देखते हैं। अगले सीन में क्लार्क के थेरेपिस्ट डॉक्टर मेरी क्लीन को दिखाया जाता है, जहां वो अपने घर पे बैठ के टीवी देख रही थी। टीवी पर उनकी ही एड चल रही थी, मतलब वो जो थेरेपी करवाती है ना, इस बात की एड। हम देखते हैं कि उनके टेबल पे बचपन का कंक्रीट वाला हैंड प्रिंट रखा हुआ था, व्हिच मींस कि मेरी अपने तोड़े जा रहे पुराने प्लेस से ये कंक्रीट उठा के ले आई है। दिस आल्सो टेल्स अस कि मेरी का कुछ तो पास्ट ट्रॉमा है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं क्लार्क की बात की जाए तो वो अपने फर्नीचर स्टोर में ही सोता है और देर रात वो अपने बेड पे अल्कोहल कंज्यूम करते हुए टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक से टीवी बंद हो जाती है। क्लार्क फिर मेन लाइट जलाता है, लेकिन यहाँ की सीलिंग लाइट्स फ्लिकर करना स्टार्ट कर चुकी थी। इनफैक्ट लाइट तो एकदम से बंद ही हो जाती है। लैंप्स की रोशनी ऑन थी, व्हिच मींस यहाँ बिजली तो है, जस्ट कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद क्लार्क शॉप से निकलता है, देन गाड़ी चलाते हुए अपने पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और अपना घर बाहर से देखने लगता है। उसकी गाड़ी का रेडियो ऑन था, जिसमें हमें फिर से डॉक्टर मेरी की आवाज आती है, जो कह रही थी कि हम अपने मन में खुद से ही बाउंड्रीज बना लेते हैं ताकि हम हर्ट ना हो, लेकिन इससे हम अपने मन में ही ट्रैप हो जाते हैं और हम दुनिया को एक बंद विंडो से देखते हैं और इसी विंडो को खोलने के लिए डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हैं। ऑफ कोर्स ये डॉक्टर मेरी का एक एड था जो कि रेडियो पे चल रहा था। इसके बाद दोस्तों मल्टीपल सीन्स लगातार शिफ्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम डॉक्टर मेरी के घर के अंदर का सीन देखते हैं, जिसमें शायद एक हाउस पार्टी चल रही थी। देन एक सीन क्लार्क का था, जो अपने शॉप पर अपनी असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां हम डॉक्टर मेरी को एक औरत के साथ टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे एक माँ और बेटी दिखाई जाती हैं, जिसे देख के मेरी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और इमोशनल होती हैं। देन मेरी यहाँ से निकल के एक कमरे में आ जाती है, जहाँ वो कबर्ड से एक प्लास्टिक बैग निकालती है और उसमें रखा कुछ तो खा जाती है, मोस्टली सम काइंड ऑफ मेडिसिन। इट वाज क्लियर कि मेरी दूसरे माँ बेटी की रिलेशनशिप को देख के अपने रिलेशनशिप को जज कर रही होगी एंड इसके कारण वो पिल्स वगैरह ले रही है, क्योंकि इस बात का ट्रॉमा उसे है, यानी मेरी का अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा। खैर उस रात क्लार्क फिर से शराब पी रहा था और अपने शॉप वाले बेड पे लेट के टीवी देख रहा था। टीवी फिर से फ्लिकर करती है और एक येलो रूम दिखाती है, जिसमें शायद कोई तो खड़ा था और फिर टीवी बंद हो जाती है। क्लार्क को कुछ समझ नहीं आता और तभी वहां की लाइट्स फिर से फ्लिकर करना शुरू कर देती है और अब क्लार्क को गुस्सा आ चुका था। वो मेन बॉक्स चेक करने बेसमेंट में जाता है और वो वहां सारे स्विच ही ऑफ कर देता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। बट जैसे ही वो 3 रेड कलर के वो जो अजीब स्विच थे ना, उनको ऑफ करता है तो सारी बिल्डिंग की लाइट बंद हो जाती है। क्लार्क उन स्विचेस को फिर से ऑन करता है, लेकिन लाइट चालू नहीं होती। क्लार्क वहां से जा ही रहा होता है, जहां उसे एक दीवार पे एक लाइट की वर्टिकल लाइन दिखती है और पास जाके देखने के बाद उसे वहां से कुछ आवाजें आती हैं। क्लार्क फिर अपना कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से उस दीवार के अंदर ही चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही येलोइश वॉल वाली एरिया थी जो हमने मूवी के स्टार्टिंग फुटेज में देखा था। ये एरिया शायद शॉप के एरिया जैसा एक कॉपी था, लेकिन ये पूरा येलो कलर का था। क्लार्क वहां देखता है कि वो रूम तो वैसे पूरी तरह खाली था, लेकिन बिल्कुल बीच में कुछ फर्नीचर इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रखे गए थे। क्लार्क उस दीवार को इंस्पेक्ट करता है जिससे वो यहाँ आया था और वो नोटिस करता है कि ये किसी पोर्टल ओपनिंग जैसा था, मतलब यहाँ से आप वापस अंदर बाहर कर सकते हो। हाँ, क्लार्क फिर से एंटर करके वापस अपने शॉप में आ जाता है और फिर से शॉप वाली दीवार से क्रॉस करके इस येलो वॉल वाले स्पेस में आ जाता है, मतलब इधर उधर कर रहा है। तो येलो स्पेस में आने के बाद क्लार्क काफी क्यूरियस होकर यहाँ वहां देखना स्टार्ट कर देता है और देखने में तो ये स्पेस काफी एम्प्टी दिख रहा था। आगे बढ़ते हुए वो एक स्टॉप साइन देखता है, जिसपे स्टॉप उल्टे अक्षरों में, मतलब मिरर ऑपोजिट वे में लिखा गया था। ये स्टॉप साइन हम क्लार्क की दुकान में भी देख चुके हैं। दोस्तों इस स्पेस में बहुत से रूम्स थे, लेकिन हार्डली कोई दरवाजा दिख रहा था।
लेकिन फाइनली क्लार्क को एक दरवाजा दिखता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। वहां साइड में एक बर्ड खत्म पड़ा हुआ था और दोस्तों ये वही बर्ड है जिसे हमने इनिशियल फुटेज में भी देखा था। उस डोर से अंदर जाने के बाद क्लार्क एक रूम में पहुंचता है जहां हर जगह चेयर्स बिखरे पड़े थे और तभी उसे लॉबी के अंत से कुछ तो आवाज सुनाई देती है। इस आवाज की ओर बढ़ने के बाद उसे वहां कोई खड़ा हुआ दिखता है जो कि जोर से कुछ कह रहा था। क्लार्क उसके पास जाता है, लेकिन दोस्तों ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप का एक कार्डबोर्ड कटआउट था जिसके पीछे एक स्पीकर लगा हुआ था और उस स्पीकर की कनेक्टेड वायर उस कमरे के डोर से जा रही थी। क्लार्क इस कमरे में आके देखता है कि वहां एक कैमरा था और वो स्पीकर की वायर को बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी वहां क्लार्क को फिर से एक हिडन कंपार्टमेंट दिखता है जिसे खोलने के बाद उसे वहां एक बैकपैक मिलता है। यहाँ उसे नैरन वॉर्न का आईडी मिलता है और दोस्तों नैरन वॉर्न या एन वॉर्न वही पहले सीन वाला बंदा है। ये कंपार्टमेंट बहुत लंबा था और क्लार्क क्यूरियोसिटी के चक्कर में इसके अंदर घुस जाता है और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकलता है। दूसरी तरफ एक कमरा था जिसमें पीली रेत पड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो रेत सॉलिडिफाई हो चुकी है। इस सॉलिड रेत में एक जोड़ी सैंडल और एक जोड़ी शूज फंसे दिखते हैं। वहीं पे एक चेयर भी रेत में फंसी हुई थी। ये चेयर काफी आलीशान और फैंसी लग रही थी। इसके सीट्स पर्पल वेलवेट के थे और बाकी सब गोल्डन पेंटेड था। ये रूम काफी अजीब था। एक वॉल एकदम 4 डिमेंशनल तरीके से दिख रहा था और रूम के बीचों बीच एक और स्क्वायर कंपार्टमेंट था जिसमें कुछ वुडन चेयर पड़े थे। तभी क्लार्क को उस वाले कंपार्टमेंट से जोर की आवाज आती है जिधर से वो यहाँ आया था। क्लार्क को वहां किसी के होने का एहसास होता है जिससे क्लार्क डर जाता है और ऐसे में क्लार्क उस 4 डिमेंशनल जैसा जो वॉल था ना उसमें घुस जाता है। इसके एंड में एक छोटा सा डोर था जिसपे 3 नॉब्स थे। क्लार्क बड़ी मुश्किल से डोर खोलता है, देन उस छोटे से दरवाजे से जैसे तैसे रेंगते हुए बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो देखता है कि हाँ वो वही स्टॉप साइन वाले कमरे में पहुंच चुका था एंड थैंकफुली क्लार्क को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो पता था। हाँ क्लार्क उसी वॉल तक पहुंच जाता है, देन वॉल में आर पार जाने वाला जो एग्जैक्ट पोर्शन था उसको ढूंढता है टच कर करके एंड फाइनली अपने शॉप के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन अगले ही क्षण क्लार्क फिर से उस येलो स्पेस में जाता है, देन फर्नीचर के ढेर से एक स्टूल उठा के वापस शॉप में अपने आता है। दिस मीन्स कि उस येलो स्पेस से सामान बाहर भी लाया जा सकता है और दोस्तों इस पॉइंट से हम उस येलो वाली जगह को बैक रूम्स कहेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि दूर कहीं एक साइंटिस्ट बैक रूम्स को अपनी टीवी पे मॉनिटर कर रहा था और वो क्लार्क को यहाँ देख लेता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लार्क अपनी थेरेपिस्ट के पास आया था और उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वो मेरी को सब कुछ बताता है, लाइक कैसे वो बैक रूम्स देखा एंड ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करती, फिर भी क्लार्क उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट क्लार्क अपने पास से एक रफ मैप भी निकालता है जो कि उसने ही ड्रॉ किया था एंड क्लार्क कहने लगता है कि ये जगह बहुत अजीब है, बहुत बड़ी है वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है मानो बैक रूम्स उसके रियल वर्ल्ड वाले बिल्डिंग की एक कॉपी हो। क्लार्क कहता है कि ये स्पेस नॉन एंडिंग लग रहा है, जैसे मतलब कि तुम जितना आगे उसमें जाओगे वो स्पेस उतना ही आगे बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर को क्लार्क की बातों पे विश्वास नहीं होता, बल्कि वो तो क्लार्क से ये पूछ लेती है कि अगर ये स्पेस सचमुच में इतना बड़ा है तो आज तक इसे किसी ने ढूंढा क्यों नहीं। इसके जवाब पे क्लार्क कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो साउथ साइड में है और उसका एंट्रेंस हिडन भी है। डॉक्टर मेरी पोलाइटली क्लार्क से पूछती है कि क्या वो नशे में है और इस पे क्लार्क वाज लाइक कि मैं पिछले फ्राइडे से शराब को हाथ तक नहीं लगाया हूँ। क्लार्क कहता है कि अगली बार वो प्रूफ लेकर आएगा और डॉक्टर मेरी को दिखाएगा। इसके बाद क्लार्क यहाँ से चला जाता है और मेरी थोड़ा चिंतित दिखती है। यहाँ से निकल के क्लार्क अपने एम्प्लॉयज बॉबी और कैट के घर जाता है और एक्स्ट्रा टाइम के पैसे प्रॉमिस करके उन्हें उसके लिए रिसर्च करने को बोलता है। कैसा रिसर्च? ऑफ कोर्स बॉबी के पास एक्चुअली एक कैमरा था ना, तो इसकी मदद से ही क्लार्क चाहता था कि मतलब बॉबी शूट करे उसको। किस चीज की शूटिंग होगी? वेल येलो स्पेस में क्लार्क इन दोनों को लेके जाएगा जहां पे बॉबी अपने कैमरे से वहां का सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। बस फिर क्या था, क्लार्क अपनी दुकान पे आके इमरजेंसी सप्लाईज की बैग पैक करता है और अपने दोनों एम्प्लॉयज को उस पोर्टल जैसे डोर के पास ले आता है। बॉबी और कैट उससे बार बार पूछते हैं कि आखिर रिसर्च किस बारे में करनी है, लेकिन क्लार्क को जवाब नहीं देता। इसके बाद दोस्तों क्लार्क उन्हें अपने पे भरोसा करने बोलता है और उसे फॉलो करने बोलता है। कैट और बॉबी नेचुरली बहुत कंफ्यूज थे और क्लार्क एकदम से उस वॉल के अंदर घुस जाता है। ये देख के कैट और बॉबी बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं और कैट बॉबी को अंदर जाने से मना कर देती है, लेकिन बॉबी को ये सब कूल लगता है और वो भी इस दीवार से आर पार चला जाता है। इनफैक्ट बॉबी के इंसिस्ट करने पे कैट भी अंदर आ जाती है, मतलब उस पार से आवाज इस पार आती है। दोस्तों इसके बाद ये तीनों बैक रूम्स के अंदर सभी चीजों को फिल्म करने लगते हैं और क्लार्क के पीछे चलते चलते एक एकदम नैरो स्क्वायर शेप्ड वाली कंपार्टमेंट में आके रुकते हैं। ऐसा कंपार्टमेंट हमने पहले भी देख रखा है। फिर क्लार्क अपनी बैग से रस्सी लेकर उसका एक एंड बॉबी के कमर पे बांध देता है और दूसरा एंड एक बड़े से बेड को बांध देता है एंड देन बॉबी को अपना कैमरा लेकर नीचे जाने बोलता है रिकॉर्डिंग करने। नीचे जाके बॉबी को हर जगह लॉन्ड्री यानी कपड़ों का ढेर मिलता है।
और तभी उसे एक आगे वाले कमरे में एक लाइट फ्लिकर होती हुई दिखती है। इनफैक्ट बॉबी को वहां कोई दिखता भी है। डर के मारे बॉबी पीछे मुड़ता है और रस्सी पकड़ के जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। जैसे तैसे वो ऊपर आके बताता है कि वहां नीचे कोई तो है। वो अपनी रस्सी अनटाई कर ही रहा था जब अचानक उसकी रस्सी को नीचे से कोई खींचना शुरू करता है। ये पुलिंग पावर इतनी तेज थी कि बॉबी उस कंपार्टमेंट में नीचे गिर जाता है। अब रोप का एक एंड बेड से बंधा था, राइट? तो इतना जोर से खींचा जा रहा था रोप को कि बेड तक खींचा चला आता है, जिससे कैट और क्लार्क को धक्का लगता है और ये दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी की लाश को कोई तो उठा के एक और कंपार्टमेंट में लेके गया। ये देख के कैट को गहरा सदमा लगता है और वो बॉबी को ढूंढने के लिए साइड वाले कमरे में चली जाती है। क्लार्क, जो कि बॉबी का कैमरा उठा लिया था, वो एक वॉल के टूटे हुए स्पेस में घुस जाता है और एक अलग ही जगह में पहुंचता है जो कि पूरी तरह से व्हाइट थी। क्लार्क को एक दरवाजा दिखता है जिससे निकलने के लिए वो भागने लगता है। ऐसे ही भागते भागते वो एक कमरे के अंदर चला जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है। पीछे मुड़ने पे उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री थी जो कि लाइट से सजाया गया था और कमरों में चारों तरफ रेड लाइट आ चुकी थी। तभी अचानक से ट्री के पीछे से एक लंबा और अजीब तरह का एंटिटी उसकी तरफ बढ़ता है। क्लार्क जल्दी से वहां से भाग लेता है और फिर से उसी डायरेक्शन में भागता है जहां भी रास्ता दिख जाए। ऐसे में वो एक बार फिर से एक अजीब कमरे में आ पहुंचता है। ये कमरा बाथरूम टाइप का लग रहा था और हर जगह बाथरूम टाइल्स थे और छोटे छोटे पानी के पूल्स भी थे। अभी क्लार्क को कैट की आवाज आती है जो उसे अंदर आने के लिए कह रही थी, लेकिन क्लार्क को कैट कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्लार्क अपना कैमरा वहीं टेबल पे छोड़ के कैट की आवाज को ढूंढने लगता है और ये आवाज दीवार के उस पार से आ रही थी। हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि कैट कह रही थी कि वो क्लार्क को देख पा रही है क्योंकि उसके सामने एक शीशा है, ग्लास है। वहीं क्लार्क कैट को नहीं देख पा रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स क्लार्क के सामने तो एक सॉलिड वॉल है। तभी तो कोई क्लार्क का कैमरा पीछे उठाता है और कैट उसे पीछे देखने को कहती है। ये वाला सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगला सीन एक फ्लैशबैक है दोस्तों, जहां हम छोटी मेरी को अपने पुराने घर पे देखते हैं। दोस्तों ये घर काफी बिखरा पड़ा था। देन विंडोज पे पेपर्स लगाए गए थे, मतलब विंडोज को ढका गया था। इनफैक्ट मेन डोर फर्नीचर लगा के बंद किया गया था। हम टेबल पे कुछ मेडिसिन की बॉटल्स भी देखते हैं। छोटी मेरी विंडो से पेपर थोड़ा सा हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आती है और उसे डांटने लगती है। वो उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि वो सब लोग बाहर हैं, हम कभी बाहर नहीं जाएंगे। तभी उनके मेन डोर पे किसी का नॉक सुनाई देता है और वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। इसी ब्लास्ट के साथ प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर मेरी की आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब डॉक्टर मेरी का एक सपना था या फिर उनकी एक याद थी। इस सीन से क्लियर पता चलता है कि मेरी की माँ मेंटली साउंड नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें एगोराफोबिया था। जिन्हें एगोराफोबिया नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को ऐसी जगह हो या सिचुएशन से बहुत डर लगता है जहां से अचानक भागना या निकलना मुश्किल हो, या जहां पैनिक अटैक आने पे कोई मदद ना मिल सके। ऐसे लोगों को भीड़ वाली जगहों पर जाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने, खुली या बंद जगहों में रहने और यहाँ तक कि अकेले घर से बाहर निकलने तक में बहुत घबराहट होने लगती है। उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे बाहर जाना कम कर देते हैं और कई बार डर के मारे अपने घर में पूरी तरह सिमट कर ही रह जाते हैं। सेम केस मेरी की माँ का भी था। नो वंडर मेरी और उसकी माँ का रिलेशन अच्छा नहीं था। एनीवेज, तो प्रेजेंट में मेरी अपने टेलीफोन चेक करती है जहां क्लार्क ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो कहता है कि उसने अपने मन की विंडो ओपन कर ली है और वो वापस नहीं आएगा। ये सुन के डॉक्टर मेरी चिंता में पड़ जाती है और दूसरे दिन सुबह वो उसके फर्नीचर स्टोर पहुंच जाती है। इसी दौरान हमें उसी साइंटिस्ट के घर का सीन दिखाया जाता है, मतलब वही साइंटिस्ट जिसे हमने देखा था क्लार्क के एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हुए ऑन द टीवी। ये बंदा अपनी फैमिली के साथ होता है, टीवी देख रहा होता है जब उसे टीवी पे क्लार्क की वही पायरेट रोल वाली एड आती है और वो आदमी क्लार्क को तुरंत पहचान जाता है। इनफैक्ट वो काफी हैरान दिखता है। अब हम वहां पर एक टैबलेट पे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी देखते हैं जिसमें लिखा था कि गवर्नमेंट ने 1.2 मिलियन डॉलर्स का फंडिंग एक इंस्टीट्यूशन को ग्रांट किया है जो कि एक न्यू जनरेशन की MRI मशीन बनाने वाली थी। इस इंस्टीट्यूशन का नाम था एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनीवेज, कमिंग बैक टू डॉक्टर मेरी, वो कहीं ना कहीं क्लार्क के शॉप पे पहुंच गई थी और वो क्लार्क को खोजने शॉप के अंदर जाती है, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। घूमते हुए वो शॉप के बेसमेंट में आती है जहां उन्हें एक व्हाइट बोर्ड पे वही मैप दिखता है जो कि क्लार्क ने उन्हें दिखाया था। उन्हें वहां वो पोर्टल एंट्रेंस भी दिखता है जो कि क्लार्क ने कलर से आउटलाइन कर दिया था। इनफैक्ट क्लार्क दूसरी तरफ भी आउटलाइन बनाया था। मेरी वहां एक इंसेक्ट को गायब होते देखती है और ऐसे में मेरी अपना हाथ उस जगह पे डालती है जो कि ऑफ कोर्स अंदर चला जाता है। इसके बाद मेरी हिम्मत करके वॉल के अंदर चली जाती है। पहले तो वो बैकरूम्स को देख के हैरान होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्लार्क को ढूंढने लगती है। चलते चलते वो एक वॉल के पास आती है जहां पेंट से एक अजीबो गरीब ड्राइंग बनाया गया था। ड्राइंग में एक अजीब सा मॉन्स्टर था और तरह तरह की बातें लिखी हुई थी जिसपे हम आगे थियरीज में बातें करेंगे। दोस्तों तभी क्लार्क वहां आ जाता है और उन्हें कुछ आवाज आती है, लेकिन क्लार्क उन्हें संभालता है। फिर एकदम अचानक से क्लार्क मेरी की गर्दन पकड़ के उन्हें चोक करने लगता है जिससे मेरी फेंट कर जाती है। इसके बाद हमें मेरी के चाइल्डहुड का एक विजन दिखाया जाता है जहां उसकी माँ एक मेंटल हॉस्पिटल में थी
और छोटी मेरी अपने घर पे अकेली थी। हमें मेरी के पुराने घर का कमरा बार बार दिखाया जाता है, लेकिन हर बार कमरे में थोड़ी चेंजेस थी। एक पॉइंट पे कमरा पूरी तरह खाली था, देन एक होल की जगह बड़ा सा ओपन गेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया था और वॉल्स येलो हो चुकी थी। इस सीन को दिखाने का सेंस ये था दोस्तों कि कैसे बैक रूम्स में हमारे रियल वर्ल्ड का ही स्पेस है ना, उसकी ही कॉपी बन जाती है। जस्ट दैट स्पेस कुछ हद तक डिस्टॉर्ट हो जाती है, पूरी तरह से खाली होती है, थोड़ी चेंजेस होती है उसमें, और हाँ, ये स्पेस लिमिनल हो जाती है। जिन्हें लिमिनल स्पेस का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लिमिनल स्पेस का मतलब है इन बिटवीन या ट्रांजिशनल जगह, जहां से लोग सिर्फ गुजरने के लिए आते हैं, ना कि वहां रुकने के लिए। जब ऐसी जगह बिल्कुल खाली या सुनसान होती है तो वहां एक अजीब सी शांत और एरी टाइप की, गंदी टाइप की फीलिंग आने लगती है, क्योंकि हम उस जगह को हमेशा भीड़ से भरा ही देखने के आदी हो जाते हैं और इसीलिए ऐसे स्पेस का खालीपन नॉर्मल नहीं लगता। एग्जाम्पल के लिए एक सुनसान होटल का लंबा कॉरिडोर, यूजुअली वहां लोग होंगे, लेकिन जब ये कॉरिडोर खाली होगा तो अजीब लगेगा। या छुट्टियों के दिन कभी आप स्कूल चले जाओ, कैसा खाली दिखता है। एग्जैक्टली वही जो फीलिंग आती है ना, इसी जगह को लिमिनल स्पेस कहा जाता है। जब ऐसी जगहों पे हम अकेले होते हैं ना, तो वो रियलिटी से थोड़ी अलग और टाइम में रुकी हुई सी लगती है। हाँ, होपफुली आप लिमिनल स्पेस का मतलब समझ गए होंगे। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर मेरी को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं और उनके सामने क्लार्क था जो कि उन्हें एक प्लेट सर्व करता है। ये रूम एक डाइनिंग रूम जैसा था और यहाँ 3 अजीब दिखने वाले मॉन्स्टर्स थे, मतलब इंसान ही थे लेकिन थोड़े अजीब डिस्टॉर्टेड थे। एक औरत जैसी इंसानी मॉन्स्टर थी जो कि मोस्टली क्लार्क की वाइफ बारबरा को रिप्रेजेंट करती है। देन एक मिडिल एज्ड मोटा सा बंदा था और एक व्हील चेयर वाला बंदा था विद अ लैम्प। इन सब का मुंह थोड़ा डिस्टॉर्टेड था और बहुत सारी आंखें, नोज और लिप्स थे, मतलब थोड़ा अजीब सा था चेहरा। क्लार्क बताता है कि इन लोगों को बैक रूम्स नहीं बनाया है, इनफैक्ट ये क्लार्क की मेमोरी से बने हुए लोग हैं। जैसे जैसे मेमोरी पुरानी होती है वैसे वैसे उनका मुंह और ओवरऑल शेप और भी डिस्टॉर्ट होने लगता है। ये लोग शायद रियलिटी में बाहर जी रहे होंगे, लेकिन उनके मेमोरीज यहाँ फंस चुकी हैं। इन्हें कोई भी फिजिकल फीलिंग नहीं होती। और दोस्तों ये बात बोल के क्लार्क एक जो आदमी मोटा सा वहां बैठा था ना, उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है और उस आदमी को एक्चुअल में इससे कुछ होता नहीं। क्लार्क कहता है कि ये लोग कुछ फील नहीं करते, ना इन्हें किसी तरह का पेन होता है, ये बस ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे कोई फर्नीचर हो। और तभी क्लार्क मोटे वाले आदमी के पेट को नोच के एक बड़ा सा पीस निकालता है और प्लेट पर रखता है। देन वो एक और पीस उसके पेट से निकाल के डॉक्टर मेरी के प्लेट पे भी दे देता है। हैरानी की बात यह है कि उसके पेट का जो निकला हुआ पीस था वो एक्चुअल में सॉफ्ट कॉटन कैंडी या मार्शमेलो टाइप जैसा कुछ था। जैसे मान के चलो अगर आप सोफा को फाड़ दोगे तो अंदर कैसा स्ट्रक्चर फोम जैसा निकलेगा, वैसा ही दिख रहा था। बातों बातों में क्लार्क जब फ्रिज खोलता है तब मेरी को उसमें कैट का अलग हुआ सर दिखता है। मेरी क्लार्क से बार बार शांति से बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और उन्हें छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन क्लार्क मना कर देता है। क्लार्क फिर मेरी को फोर्सफुली एडमिट करने बोलता है कि वो क्लार्क के बारे में थेरेपीज में जो कुछ भी बोली है वो बातें गलत हैं। मेरी एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ ठीक है गलत है, मुझे जाने दो। लेकिन क्लार्क को इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए थी। वो कहता है कि वो लोग एक रोल प्ले करेंगे जहां डॉक्टर मेरी क्लार्क की वाइफ बनेगी और वो लोग उस रात का सीन फिर से दोहराएंगे जब क्लार्क को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया गया था उसकी बीवी के द्वारा। ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे क्लार्क को मेरी मूवी के स्टार्ट में भी रोल प्ले कर रहे थे थेरेपी सेशन के दौरान। अब दोस्तों क्लार्क उस मॉन्स्टर वाली औरत को लाइट बंद करने बोलता है, लेकिन वो नहीं करती है और वहीं पे खड़ी रहती है। क्लार्क को गुस्सा आता है और वो लाइट बंद करता है, लेकिन साथ ही में वो जो एक मोटा सा आदमी था ना, उसके गले से क्लार्क चाकू निकालता है। देन ये जो मॉन्स्टर औरत है ना, उसका पूरा बाल जो है ना, स्काल्प वही निकाल लेता है चाकू की मदद से और ये वो डॉक्टर मेरी को पहना देता है। लाइक आई सेड, ये मॉन्स्टर औरत क्लार्क की वाइफ को रिप्रेजेंट करती है, तभी क्लार्क उसे लाइट बंद करने का ऑर्डर दे रहा था। इनफैक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि ये मॉन्स्टर जैसे लोग बस यूं ही मूर्ति की तरह एक जगह पे खड़े रहते हैं क्या, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग आराम से मूव करते हैं एज इफ ये रियल ह्यूमन हो। डॉक्टर मेरी अब तक डर चुकी थी क्योंकि क्लार्क अपने पत्नी जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर के बाल उन्हें पहना दिया था। इनफैक्ट वो मेरी को अपनी बीवी की तरह ट्रीट कर रहा था। मेरी हिलडुल के अपने सर से ऐसे करके बाल गिराती है एंड देन क्लार्क पे चिल्लाने लगती है। मेरी कहती है कि क्लार्क की जो पत्नी थी वो क्लार्क को इसलिए नहीं छोड़ी कि वो देर तक काम करता था या फिर वो बहुत पीता था। ना, ये सब ऐसे ही रीजंस हैं। रियल रीजन तो ये है कि ब्रदर वो क्लार्क को इसलिए छोड़ी क्योंकि क्लार्क हमेशा कंप्लेन करता रहता है और बस दूसरों पे ब्लेम डालता है। वो कभी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता है। ये सुन के क्लार्क थोड़ा इमोशनल होता है और मेरी से इसका सोल्यूशन मांगता है, लेकिन मेरी कहती है कि उसके पास क्लार्क के लिए कोई सोल्यूशन है नहीं। क्लार्क कहता है कि उसे लगता है कि वो अब जहां है वही उसके लिए सही जगह है। मेरी उससे कहती है कि वो यहाँ रह सकता है, लेकिन वो मेरी को जाने दे और फिर क्लार्क उसे छोड़ने लगता है। मेरी उससे कहती है कि हाँ तुम यहीं रह जाओ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। क्लार्क भी मानता है इस बात को और हाँ मेरी को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी एक भयानक लंबा सा मॉन्स्टर यहाँ आता है जो कि थोड़ा बहुत क्लार्क की तरह ही दिख रहा था। I mean, जब क्लार्क पायरेट वाली गेटअप में था ना, तो वो ऐसा ही कुछ दिखता था। क्लार्क मॉन्स्टर को समझाता है कि मेरी हमारी थेरेपिस्ट है और उसे हम चोट नहीं पहुंचाएंगे और वो तो यहाँ से जा भी रही है। क्लार्क कहता है कि उन दोनों को चेंज होने की जरूरत नहीं है
और वो जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। लेकिन वो बड़ा पायरेट मॉन्स्टर क्लार्क को हवा में ऐसे उठा लेता है और उसे खाने लगता है। लिटरली खा गया। और मेरी ये सब देख रही है, तुरंत यहाँ से भागती है। मेरी भाग के दरवाजा खोलती है और एक अलग स्पेस में आती है और वो बड़ा सा पायरेट मॉन्स्टर क्लार्क की बॉडी को घसीटते हुए मेरी की तरफ आता है। मेरी भाग के एंड वाले डोर की तरफ जाती है, लेकिन वो डोर खुलता ही नहीं। फिर मेरी एक और साइड वाला डोर खोल के वहां से निकल जाती है और जैसे तैसे भागते भागते अलग अलग रूम्स क्रॉस करते हुए एक छोटे स्पेस से क्रॉल करके सपोजिटली एक टेरेस टाइप जगह पे पहुंचती है, जहां से नीचे देखने पे उसे वही सारे रूम्स एक वेब की तरह बिल्ड किए हुए दिखते हैं। वो पायरेट मॉन्स्टर उस छोटे स्पेस से बाहर नहीं आ पाता और मेरी को वहां सीढ़ियां दिखती हैं जिसपे चढ़ के वो वहां से एक डोर खोलती है और डोर खोल के वो रियल स्टोर में पहुंच जाती है। लेकिन ये रियल स्टोर नहीं था दोस्तों, ये भी एक कॉपी ही थी। नाउ पायरेट मॉन्स्टर कहीं से घूम घाम के मेरी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। मेरी मॉन्स्टर के पैर पे फर्नीचर से हमला करती है, जिससे मॉन्स्टर का पैर टूट जाता है। और दोस्तों इसी फाइट के दौरान मेरी उस पोस्टर कटआउट पे ट्रिप करके गिरती है, जिससे यहाँ का कुछ तो सिस्टम ऑन हो जाता है, एज इफ ये किसी तरह का ट्रैप था। सिस्टम ऑन होने से चारों तरफ लगे सिलेंडर से गैस लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब वहां का एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो रहा था। तभी उस गैस लीक की वजह से मेरी थोड़ी सी बेहोशी उसके मन पे छाने लगती है। बेहोश होती नहीं है और हाँ, इसी मोमेंट पे वो मॉन्स्टर मेरी के ऊपर हमला कर देता है। मेरी वो मॉन्स्टर में हाथापाई शुरू हो जाती है जब मेरी अपने पॉकेट से अपनी माँ का वो सीमेंट वाला हैंड प्रिंट निकालती है। जी हाँ, वो इसे लेके यहाँ आ गई थी एंड देन इसी हैंड प्रिंट से उस मॉन्स्टर पे हमला करती है और किसी तरह यहाँ से भाग निकलती है। वो एक छोटे से गैप से निकलती है जहां से पायरेट मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता। लेकिन दूसरे एंड पे पहुंचते ही कुछ हैजमैट सूट पहने लोग उसके आसपास आते हैं और उस पे गैस मारने लगते हैं। इनफैक्ट ये लोग मेरी को पकड़ के ले जाते हैं। ये लोग मेरी को बैक रूम से बाहर शायद लेके जाते हैं, इस जगह से दूर। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हैजमैट पहने हुए लोग थे और बहुत से साइंटिस्ट वगैरह भी थे। कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर मेरी अपने होश में आती है, उनकी तबीयत ठीक होती है, सारे स्कैन्स उसके नॉर्मल बताए जाते हैं, तब डॉक्टर मेरी को किसी हेडक्वार्टर में लाया जाता है, जहां डॉक्टर मेरी से मिलने एक फिल नाम का साइंटिस्ट आता है। ये फिल वही है दोस्तों जो क्लार्क को टीवी पे मॉनिटर भी कर रहे थे और वो यहाँ मेरी से मिलने आए हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर मेरी के मन में बहुत सारे सवाल थे और फिल यहाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो असल में ये सारे लोग एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे, जो कि एक मॉडर्न एज हाई टेक्नोलॉजी का एमआरआई मशीन बना रहे थे। और इसी दौरान इन्हें बैक रूम्स के बारे में पता चला। इन्होंने एमआरआई मशीन्स बनाना छोड़ के फुल टाइम बैक रूम्स के रिसर्च में लग गए। ये लोग बारी बारी से वहां जाके कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो लोग भी डॉक्टर मेरी की तरह ही क्लूलेस है। ये बैक रूम्स इतना बड़ा है कि इसे आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही कम है, एज इफ ये नॉन एंडिंग है। अब क्योंकि डॉक्टर मेरी बैक रूम से बाहर निकली है, तो फिल मेरी को अपना एक्सपीरियंस बताने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बैक रूम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे और मेरी कहती है कि ये जगह रियल वर्ल्ड की फॉल्टी कॉपी लगती है। मेरी फिल से पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन फिल इसका कोई ढंग का जवाब नहीं देता। फिल कहता है कि ये तय करना उसके हाथ में नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैक रूम्स में अब धीरे धीरे नए कमरे बन रहे हैं, जिसमें मेरी के एक्सपीरियंसेस या पास्ट रेप्लिकेट हो रहे हैं, उसकी कॉपी बन रही है। I mean, मेरी का टूटा हुआ घर था जहां अब एक बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला है, वेल उसकी कॉपी आ गई है। देन कंक्रीट में जो हैंड प्रिंट थे ना, वो सब भी कॉपी हो चुका है। यहाँ हमें वुडन पोल्स भी दिखती है जिसपे कैट और बॉबी के मिसिंग होने की पोस्टर्स थी, व्हिच टेल्स अस कि रियल वर्ल्ड में भी पोस्टर्स लग रहे होंगे और कैट और बॉबी तो नहीं बचे। तभी तो इन पोस्टर्स की यहाँ डिफॉर्म्ड कॉपी बन गई है। क्लार्क का शॉप भी डिफॉर्म्ड वे में यहाँ था। एक कमरे में हम एक डिफॉर्म्ड और डिस्टोर्टेड मेरी को भी देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी की भी कॉपी बन गई है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बैकरूम फिल्म की पूरी कहानी। एंड आई नो कि अभी आपके मन में ढेर सारे डाउट्स होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि अब हम इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर थियरीज पार्ट ज्यादा है देन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही होगा कि आखिर बैकरूम्स है क्या। इसको लेके 2-3 थियरीज हैं और हम सब पे एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसी थियरी पे जिसपे मैं तो नहीं मानता, बस बताना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, ये पहली नॉन इंपॉर्टेंट थियरी कहती है कि बैकरूम्स कोई जगह या डिमेंशन नहीं बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस है इसका बिहेवियर। बैकरूम स्टैटिक नहीं है, वो ग्रो करता है और नए रूम्स क्रिएट करता है, मेमोरीज अब्सॉर्ब करता है और हर नए इंसान के साथ इवॉल्व होता है। मूवी के एंड में मेरी के एक्सपीरियंसेस भी बैकरूम में अपीयर होने लगते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म ने नया डीएनए कलेक्ट कर लिया हो। इस थियरी में मॉन्स्टर्स इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं और डिस्टॉर्टेड ह्यूमंस डाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। क्लार्क और मेरी उसके लिए लोग नहीं, डेटा पैकेट्स हैं। वो उन्हें खा नहीं रहा है, उनसे सीख रहा है। इसलिए जितना ज्यादा कोई अंदर रहता है उतना ज्यादा बैकरूम्स इंटेलिजेंट होता जाता है। लेकिन ये प्रॉपर वे में रियलिटी रिप्लिकेट नहीं करता, रादर रियलिटी का एक डिफॉर्म्ड वर्जन बना देता है। इनफैक्ट ये रियलिटी हर किसी के लिए अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक सीन में कैट को लग रहा था मानो उसके सामने ग्लास है और वो क्लार्क को देख भी पा रही थी, लेकिन दोस्तों क्लार्क के सामने एक वॉल थी।
लेकिन मुझे पर्सनली लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली थियरी कुछ खास जची नहीं, इसलिए मैं इसको सबसे वीक थियरी मानता हूं। इसलिए अब हम उस थियरी की तरफ बढ़ेंगे जिसे मैं पर्सनली मानता हूं। देखो, असल में बैकरूम्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है जो केन पार्सन्स की यूट्यूब वेब सीरीज से आता है, और ये फिल्म उस पूरी लोड का छोटा सा हिस्सा है। सबसे पहली बात जो समझना जरूरी है वो ये कि केन पार्सन्स का पूरा अप्रोच सुपरनैचुरल नहीं बल्कि हार्ड साइंस फिक्शन है। यानी यहाँ कोई भूत, कोई शैतान या कोई हॉन्टेड घोस्ट वाली चीज नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। ये सब कुछ एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह एक्सप्लेन होता है, बस वो साइंस हमारी समझ से काफी आगे है। वेब सीरीज के अकॉर्डिंग बैकरूम्स को एक मेगा कॉर्पोरेशन ने डिस्कवर किया जिसका नाम है एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वही लोग हैं जो फिल्म के एंड में मेरी को पकड़ के ले जाते हैं और फिल उनसे मिलता है। एसिंक असल में पहले एक MRI मशीन बनाने वाली कंपनी थी, और इसलिए फिल्म में भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें एक नेक्स्ट जनरेशन MRI बनाने के लिए $1.2 मिलियन का फंडिंग दिया था। लेकिन इसी MRI रिसर्च के दौरान या किसी मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने गलती से रियलिटी और किसी दूसरी जगह के बीच का दरवाजा खोल दिया। वेब सीरीज में इस टेक्नोलॉजी का नाम भी है, इसे लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन सिस्टम कहते हैं। और एक प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट 1982 में फिलिप R. हेमन नाम के एक आदमी ने किया था, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था। इस पोर्टल या दरवाजे को वेब सीरीज में थ्रेशोल्ड कहा जाता है। ये गलती से खुला हुआ दरवाजा था जो अब खुद बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो एंडिंग में एसिंक के साइंटिस्ट्स भी मेरी के सेफ्टी से ज्यादा उसके एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड थे, राइट? वो लोग मेरी से रिपीटेडली पूछते हैं कि उसने अंदर क्या देखा, बैकरूम्स कैसे काम करता है और उसने क्या फील किया। अगर बैकरूम्स मेमोरी और इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है तो मेरी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल विटनेस बन चुकी है। इस थियरी के हिसाब से एसिंक ने मेरी को बचाया नहीं था, उन्होंने एक रेयर स्पेसिमेन कैप्चर किया है। उनके लिए मेरी एक इंसान से ज्यादा एक डेटा सोर्स थी, और हो सकता है कि एंडिंग के बाद उसे कभी जाने ही ना दिया जाए। फिल को भी दूसरी तरफ से कोई क्यूज दे रहा था कि उसे मेरी के सामने सब कुछ नहीं बोलना, या फिर क्या एग्जैक्टली बोलना है। क्या पता अब मेरी को भी शायद इनके लिए ही काम करना पड़े। अब एक इंपॉर्टेंट नाम जो फिल्म के एंड क्रेडिट्स में छुपा हुआ है वो है इवान बेक। अगर आप फिल्म के पूरे क्रेडिट्स के एंड तक रुकते हैं तो स्पेशल थैंक्स वाले सेक्शन के बीच में इवान बेक का नाम आता है। ये कैजुअल व्यूअर्स के लिए बस एक नाम है, लेकिन वेब सीरीज फैंस के लिए ये बहुत बड़ा ईस्टर एग है। इवान बेक एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस डायरेक्टर हैं, और वेब सीरीज में वो अप्रैल 1988 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां वो प्रोजेक्ट KV-31 के बारे में बताते हैं। उसका दावा था कि ये प्रोजेक्ट सारी फ्यूचर की स्टोरेज और रेसिडेंशियल नीड्स का सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि बैकरूम्स की जो एंडलेस स्पेस है ना, वो लोगों के रहने की जगह बनाने की सोच रहे थे या फिर सामान रखने की जगह। तो सोचो दोस्तों, एक ऐसी जगह जो नॉन एंडिंग है, जहां इनफाइनाइट स्पेस है, वो किसी कॉर्पोरेशन के लिए कितनी वैल्यूएबल हो सकती है। इवान बेक की यही साइंस के पीछे अंधी दौड़ है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो अगर A24 सीक्वल बनाता है, जो कि कंफर्म हो भी चुका है, तो हम शायद एसिंक और इवान बेक की कहानी, इनफैक्ट प्रोजेक्ट KV-31 को और डिटेल में देख पाएंगे इन द कमिंग मूवीज। सो देखा जाए तो बैकरूम एक ऐसी स्पेस है जो हमारे रियलिटी को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन हर कॉपी में वो कुछ न कुछ गलत कर देती है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स फिल्म में छिपे हुए हैं। सबसे पहला, जब क्लार्क पहली बार बैकरूम्स में जाता है तो उसे एक स्टॉप साइन दिखता है जो कि उल्टा लिखा होता है, मतलब मिरर इमेज जैसा। अब जरूरी नहीं है कि सारे टेक्स्ट यहाँ उल्टे ही होंगे, कुछ सीधे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर उल्टा ही दिखता है। क्लार्क खुद बाद में मेरी को समझाता है कि ये जगह चीजें थोड़ी गलत याद रखती है, लेकिन ये गलती सिर्फ एक बार नहीं होती। जब मेरी बाद में बैकरूम्स में जाके क्लार्क के स्टोर की कॉपी में पहुंचती है तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां के साइंस बिल्कुल सही सीधे इंग्लिश में लिखे होते हैं। जैसा मैंने बताया, कहीं कहीं साइंस सीधे भी होते हैं। और इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब है कि बैकरूम्स प्रैक्टिस के साथ बेटर होता जा रहा है। जैसे हम किसी AI मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, शुरू में गंदा सा कुछ लिखता है, लेकिन बार बार बोलो तो कुछ तो ढंग का दे ही देता है, लेकिन वो फिर भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि क्लार्क के स्टोर के पास वाला एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की कॉपी में साइन क्रिलिक अल्फाबेट यानी कि रशियन जैसे अक्षरों में लिखा होता है। तो बैकरूम से देखा कि यहाँ अक्षर होते हैं, पर उसे समझ नहीं आया कि कौन से अक्षर, इसलिए उसने गलत अल्फाबेट भर दिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे AI इमेज जनरेटर्स लोगों के हाथ में 6 उंगलियां बना देते हैं या टेक्स्ट को जिब्रिश बना देते हैं। बैकरूम्स एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो दुनिया को सिर्फ सरफेस से कॉपी करती है, बिना ये समझे कि अंदर क्या है। और दोस्तों, इस थियरी का सबसे डरावना प्रूफ तो वो डिस्टॉर्टेड लोग ही हैं, राइट, जिन्हें ऑफिशियल तौर पे स्टिल लाइफ्स कहा जाता है। ये नाम खुद एक बहुत गहरा क्लू है। स्टिल लाइफ एक पेंटिंग जॉनरा होता है जिसमें आर्टिस्ट बेजान चीजें बनाते हैं, जैसे फल, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि। तो इन एंटिटीज का नाम भी बता रहा है कि ये असल में जीवित लोग नहीं हैं, ये बस बेजान कॉपीज हैं। ऑल्दो ये लोग मूव वगैरह करते हैं, इनके बाहर का रूप इंसान जैसा है, स्किन है, कपड़े हैं, बाल हैं, लेकिन इनके अंदर खून या ऑर्गन्स नहीं, बल्कि एक
फोम जैसा कुछ मटेरियल है, जैसा सोफा के अंदर होता है ना स्टफिंग, वैसा कुछ। इसका मतलब बैकरूम्स ने इंसान का बाहरी ढांचा तो कॉपी कर लिया क्योंकि उसे सिर्फ वही दिखता है, लेकिन अंदर फर्नीचर जैसा बना दिया। और इसलिए ये लोग दर्द महसूस नहीं करते और इसलिए क्लार्क उन्हें खा सकता है। इसीलिए इनके चेहरे पर एक्स्ट्रा आंखें, नाक गलत जगह पे लग जाते हैं क्योंकि बैकरूम्स अगेन उन्हें बाहर से भी ठीक से कॉपी कर नहीं पाया। एक और दिलचस्प डिटेल ये है दोस्तों कि एक था ना स्टिल लाइफ वहां, मतलब एक मॉन्स्टर कह लो, आदमी जैसा दिखने वाला, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो वो कभी कुर्सी से उठता नहीं है। इसकी थ्योरी ये है कि बैकरूम्स इंसान और उस ऑब्जेक्ट को जिस पे वो बैठा था उन दोनों को अलग नहीं कर पाता, इसलिए कॉपी करते वक्त वो इंसान को कुर्सी के साथ ही परमानेंटली जोड़ देता है। चलो, इससे स्मार्ट तो अपना एआई है, फोटोशॉप में कुर्सी से इंसान अलग कर देता है एआई। तो हाँ, अपना जो बैकरूम है वो एआई से थोड़ा डम्ब है क्योंकि बैकरूम का जो सिस्टम है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और मतलब उसकी समझ की जो एक लिमिट है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रही है और हर इटरेशन के साथ वो बेटर होता जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस खास ड्राइंग की जो मेरी को दीवार पे दिखी थी, जो कि मैंने कहा था कि इस पे हम थ्योरीज में बात करेंगे। असल में ये ड्राइंग क्लार्क ने खुद बनाई होगी जब वो धीरे धीरे इस जगह के नशे में धंसता जा रहा था। ध्यान से देखो तो इसमें वही लंबा पायरेट जैसा मॉन्स्टर बना है, यानी कैप्टन क्लार्क, क्योंकि वो क्लार्क का कॉपी था और कैप्टन जैसा दिख रहा था तो उसे कैप्टन क्लार्क कहते हैं। बट ध्यान रहे वो भी एक स्टिल लाइफ ही है जो आगे चल के क्लार्क को ही खत्म कर देता है। तो ये ड्राइंग असल में क्लार्क के दिमाग का आईना है जहां वो उस आने वाले मॉन्स्टर को पहले से ही महसूस कर रहा था। अब इसमें लिखी लाइंस का मतलब समझते हैं। एक लाइन में लिखा था टेबल्स डोंट ब्लीड ब्लड, यानी कि जो टेबल्स होते हैं ना उनमें से खून नहीं निकलता। और ये क्लार्क का अपने आप को समझाना है कि ये डिस्टॉर्टेड लोग असली इंसान नहीं बल्कि बस फर्नीचर जैसे बेजान ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए उन्हें काटने से या खाने से कुछ होगा नहीं, कोई गलत बात नहीं है। ये उसके इंसानियत खो देने का पहला सिग्नल है। दूसरी लाइन थी व्हाई थिंक इन टर्म्स ऑफ मैजिक बी रियलिस्टिक, यानी जादू की भाषा में क्यों सोचो और रियलिस्टिक रहो। ये दिखाता है कि क्लार्क खुद को कन्विंस कर रहा है कि ये कोई भूत प्रेत या मैजिक नहीं बल्कि एक रियल समझने लायक जगह है। ठीक वही हार्ड साइंस फिक्शन सोच जो पूरी फिल्म की नींव है। और तीसरी लाइन थी हियर एंड नाउ इज अ टू वे स्ट्रीट, यानी यहाँ और अभी एक दो तरफा रास्ता है। और इसका दोस्तों दो मतलब निकलता है। एक तो ये कि पोर्टल दोनों तरफ खुलता है, आप सामान अंदर बाहर ले जा सकते हो, और दूसरा ये कि क्लार्क ने इस जगह को अपना यहाँ और अभी मान लिया है, मतलब वो अपनी असली जिंदगी को पीछे छोड़ चुका है, यही रहेगा। बाकी छोटी मोटी और भी चीजें हैं जो कि क्लू देती हैं, जैसे एक तरफ पीला आदमी बना है जो बैकरूम्स की येलो आइडेंटिटी है, एक कैलेंडर पे क्रॉस लगा के बारबी लिखा है जो उसकी बीवी बारबरा और उसके गिनते हुए दिनों का जुनून दिखाता है। देन एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है जो उसके आर्किटेक्ट वाले सपने का निशानी है, और एक नीला बिजली का निशान है जो उन इलेक्ट्रिकल गड़बड़ियों को याद दिलाता है जो उसे यहां तक लेके आई है। तो दोस्तों ये एक ड्राइंग पूरे क्लार्क को, उसके पागलपन और उसकी सोच को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। नाउ बैकरूम जो था वो पूरी तरह से येलो कलर का था, लेकिन ऐसा क्यों है? येलो कलर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो एक साथ फेमिलियर और अनसेटलिंग दोनों फील करवाता है। नॉर्मल सिचुएशन में येलो वार्म और चेयरफुल लगता है, लेकिन जब वही कलर एंडलेसली एम्प्टी रूम्स, फ्लोरेसेंट लाइट्स और कंप्लीट साइलेंस के साथ कंबाइन होता है तो वो क्रीपी लगने लगता है। केन पार्सन्स ने ओरिजिनल बैकरूम्स इमेज के आइकॉनिक येलो वॉलपेपर को प्रिजर्व किया और ये मूवी के मेमोरी थीम से भी मैच करता है। मतलब रूम ऐसे लगते हैं जैसे मानो तुमने पहले कभी इसे देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहां देखा। इसी फेमिलियर बट रॉन्ग फीलिंग की वजह से येलो कलर बैकरूम्स की परफेक्ट आइडेंटिटी बन गई। लेकिन येलो कलर के पीछे एक और गहरी लिटरेरी वजह है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1892 में शार्लेट पर्किंस गिलमैन ने एक फेमस शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द येलो वॉलपेपर। नाउ कोइंसिडेंटली ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे मैंने बहुत पहले अपनी लाइफ में पढ़ा था। बहुत छोटी स्टोरी है, कुछ 40 पेज की होगी। ये स्टोरी एक औरत के मानसिक पतन यानी मेंटल डिक्लाइन के बारे में है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही होती है और धीरे धीरे पीली वॉलपेपर वाले कमरे में बंद होकर अपने आप को कोसने लगती है। देन वो अपना होश खोने लगती है और तब से ही वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग में पीला रंग अक्सर मेंटल डिक्लाइन, कायरता और डिके को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। अब उस स्टोरी पे कभी और बात करेंगे। फिलहाल बैकरूम्स की बात किया जाए तो हाँ, ये पीला रंग कहीं ना कहीं इस छोटी चीज से भी इंस्पायर्ड हो सकता है। नाउ ये क्लार्क के दिमाग के टूटने का भी सिंबल है। जैसे जैसे क्लार्क अंदर धंसता जाता है वो उस पीले कमरे की तरह ही अंदर से खोखला होता जाता है। नाउ अब आते हैं हम उस आलिशान पर्पल वेलवेट वाली चेयर को जो सॉलिड रेत में फंसी हुई थी। दोस्तों ये चेयर कोई रैंडम फैंसी डेकोरेशन नहीं है बल्कि ये इस फिल्म की सबसे क्लेवर फोरशैडोइंग है। असल में ये एक लॉपसाइडेड थ्रोन यानी एक तिरछा सा राजा वाला जो सिंहासन है ना वैसा है, और उसके आसपास क्लार्क को जो है ना चप्पल एंड सैंडल्स वगैरह भी मिलते हैं जो कि धसे हुए थे। अब ये दोनों चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी हिंट देती है। याद करो क्लार्क अपने फर्नीचर स्टोर की एड में पायरेट सुल्तान का गेटअप पहनता है और उसके स्टोर का नाम भी कैप्टन क्लार्क्स ऑटोमन एम्पायर है। पायरेट, सुल्तान, एम्पायर, थ्रोन, ये सब एक ही थीम के हैं, राइट? जब क्लार्क को ये थ्रोन मिलता है ये असल में इस बात का सबसे पहला सिग्नल है कि बैकरूम्स ने उसकी यादों से
उस पायरेट एड से एक कॉपी बनाना शुरू कर दिया है। यानी वो बड़ा सा जो पायरेट मॉन्स्टर था ना, जो कि क्लार्क को ही खा गया, उसकी क्रिएशन की तैयारी यहीं से शुरू हो चुकी थी। और ये बात तब कंफर्म होती है जब बॉबी लॉन्ड्री वाले कमरे में जाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तक मॉन्स्टर क्लार्क के पायरेट रूप में ढल चुका था। अब पर्पल कलर का अपना अलग मतलब है। बैकरूम्स की दीवारें पीली है, राइट? और कलर थियरी में पीले का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट कलर, पर्पल। और ध्यान से देखो तो क्लार्क की शर्ट पर्पल है। इसका मतलब क्लार्क लिटरल तौर पे इस जगह में परफेक्टली फिट बैठता है, जैसे वो यहीं के लिए बना हो। वो इस माहौल का हिस्सा बन जाता है। और पर्पल एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रॉयल्टी, यानी कि राजा महाराजा वाली जो शान होती है ना, रॉयल्टी, वो। इसलिए जब क्लार्क डिसाइड करता है कि उसे यहीं रहना है, तो वो डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल उस स्पॉट पे बैठता है जहां मेन लोग बैठते हैं, राइट? ठीक एक राजा की तरह। वो अपने इस दुख और ट्रॉमा को अपना राज समझने लगता है। तो ये पर्पल थ्रोन, पर्पल शर्ट सब मिलकर ये दिखाते हैं कि क्लार्क ने इस बीमार जगह को अपना घर, अपना एम्पायर मान लिया है। और दोस्तों, सबसे दुखद बात ये थे कि एंड में वो अपने ही बनाए मॉन्स्टर के हाथों खत्म हो जाता है और बैकरूम्स में जीने वाला उसका वर्जन यही डिस्टॉर्टेड राजा वाला रूप है, जो कि क्लार्क नहीं है, एक मॉन्स्टर है। वैसे सोचा जाए तो इन मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स कहना भी ठीक नहीं है, ये तो फेल्ड कॉपीज है ना। मतलब बैकरूम इंसान को रिक्रिएट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इंसान होता क्या है। इसलिए वो बाहर से आदमी बनाता है, लेकिन अंदर से फर्नीचर। मेरे हिसाब से पायरेट मॉन्स्टर भी इसी प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेज है। वो कोई डीमन या घोस्ट नहीं, बल्कि क्लार्क की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल कॉपी है जो बैकरूम्स ने क्रिएट की। इसलिए वो क्लार्क जैसा लगता है, उसकी पायरेट कॉस्ट्यूम पहनता है और उससे स्ट्रेंजली कनेक्टेड फील होता है। इस थियरी के हिसाब से मूवी के सारे मॉन्स्टर्स एक ही चीज हैं, बैकरूम के फेल्ड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ए ह्यूमन बीइंग एक्चुअली इज। ना अगर बैकरूम से पहले भी लोग जा चुके थे, तो फिर मूवी क्लार्क पे ही इतना फोकस क्यों करती है? मेरी थियरी यह है कि क्लार्क बैकरूम के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट था, क्योंकि वो पहले से ही अपनी लाइफ में स्टक था। मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें बार बार लूप्स की बात सुनने को मिलती है, मतलब सेम हैबिट्स, सेम मिस्टेक्स, सेम पैटर्न्स। क्लार्क एग्जैक्टली ऐसा ही इंसान है। वो फेल्ड आर्किटेक्ट है, डिवोर्स से बाहर नहीं आ पा रहा, अपने स्टोर में ही सोता है और रोज वही रूटीन रिपीट करता है। हो सकता है बैकरूम्स को ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हों जो मेंटली और इमोशनली किसी लूप में फंसे हुए होते हैं। इसलिए बॉबी और कैट और वो फर्स्ट फुटेज वाला आदमी सिर्फ विक्टिम्स बने, लेकिन क्लार्क ग्रेजुअली बैकरूम्स का हिस्सा ही बन गया। जितना ज्यादा बैकरूम्स उसकी मेमोरी एब्जॉर्ब करता गया, उतना ही ज्यादा क्लार्क उस जगह को अपना घर मानने लगा। शायद इसी वजह से पायरेट मॉन्स्टर भी क्लार्क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लार्क कोई रैंडम एक्सप्लोरर नहीं था, बल्कि बैकरूम्स का सबसे सक्सेसफुल ह्यूमन टेम्पलेट बन चुका था। अगर ये थियरी सही है, तो क्लार्क ने बैकरूम्स डिस्कवर नहीं किया, बल्कि बैकरूम्स ने क्लार्क को डिस्कवर किया है। इनफैक्ट कहानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लार्क और मेरी दोनों के ट्रॉमा पे भी फोकस करती है। मेरी हमेशा अपने बचपन के ट्रॉमा से भागती रही, उसे कभी फेस नहीं करी, कभी उसके बारे में बातें भी नहीं की, ठीक वैसे ही जैसे क्लार्क ने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी नहीं ली। और इसीलिए एंड में दोनों फंस जाते हैं। इनके साथ सोच रहे हैं मेरी का ट्रॉमा क्या था, तो वेल उसकी माँ बीमार थी और एक बीमार माँ के साथ रहना ट्रॉमा ही है। देन माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, मेरी अकेले रही, तो यस इट वाज अ ट्रॉमा। क्लार्क फिजिकली खत्म हो गया, पर उसका मॉन्स्टर रूप वहीं रह गया, राइट? और मेरी भी यहाँ से भाग तो गई, लेकिन बैकरूम से निकल जाने के बाद भी बैकरूम्स के अंदर मेरी की जो बचपन की यादें थी, उसका टूटा हुआ घर, उसके हैंडप्रिंट्स, सब कुछ कॉपी हो चुके हैं। इनफैक्ट मेरी खुद कॉपी हो चुकी है। डायरेक्टर केन पार्सन्स ने खुद कहा कि एंड में एसिंक एक आर्च ट्रिपल रोल निभाती है, यानी कि वो उसके ही ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है जो पूरी फिल्म के कैरेक्टर्स को चला रही थी, बस उसे 100 गुना बढ़ा के। और फाइनल तौर पे ये फिल्म एक बहुत अंदर वाली पर्सनल जगह पे आकर रुकती है, मतलब इंसान के अपने आप के साथ का जो रिश्ता होता है उसके ऊपर। दोस्तों, शायद सबसे बड़ा मॉन्स्टर बैकरूम्स नहीं, बल्कि वो ट्रॉमा है जिसे हम फेस करने से डरते हैं। तो यस, ये थी कुछ थियरीज, और अब हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे फिल्म ना थोड़ी और इंटरेस्टिंग बनती है। पहला डिटेल, फिल्म के स्टार्टिंग फुटेज वाला आदमी का नाम नरेन वॉर्न है, राइट? जो कि एसिंग का ही एक एम्प्लॉय था और वो अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए गया होगा, लेकिन शायद वो बच नहीं पाए। जिस बर्ड को नरेन ओपनिंग फुटेज में देखा है, वही बर्ड क्लार्क को बाद में बैकरूम्स में खत्म पड़ा मिलता है, राइट? अब ओपनिंग फुटेज और क्लार्क की जर्नी के बीच कुछ टाइम तो बीत ही गया होगा, स्टिल बर्ड डिके वगैरह नहीं हुआ। दिस मींस कि शायद अंदर टाइम वैसे काम नहीं करती जैसे रियलिटी में करती है। वेब सीरीज की लोर में एक और आदमी था, पीटर टेंच, यहाँ नहीं है, वेब सीरीज जो है उसमें है वो, जिसकी एसिंक ने नकली मौत दिखा दी थी और जिसका दिमाग बैकरूम्स में बहुत देर रहने से खराब हो गया था। उसकी कहानी से पता चलता है कि बैकरूम्स में टाइम ट्रेवल मुमकिन है और वक्त वैसे काम नहीं करता जैसे बाहर करता है। इस पे हम थोड़ा और आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। फॉर नाउ फिल्म का फुटेज 19 जून 1990 का है, जो इस पीटर टेंच वाली घटना के कुछ ही हफ्तों बाद का है। इसका मतलब जब क्लार्क अंदर जाता है, तब तक एसिंक पहले ही बैकरूम्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्लार्क को इतनी आसानी से टीवी पे देख लिया और इसीलिए मेरी के साथ भी वो एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहे थे। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल,
क्लार्क जो टी शर्ट पहन के सोता है उस पर लिखा होता है मॉडर्निस्ट डिजाइन फोरम 1970। ये छोटी सी डिटेल बताती है कि क्लार्क आर्किटेक्चर के अपने गोल्डन डेज से अब तक बाहर नहीं निकल पाया है। उसे लगता है कि वो अब भी आर्किटेक्ट है, लेकिन वो समय निकल गया दोस्तों, 2 दशक बीत गए उस बात को। इसलिए बैकरूम्स की इम्पॉसिबल एचर जैसी आर्किटेक्चर उसे इतना अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो उस फेल्ड आर्किटेक्ट के अंदर के सपने को चाह देती है। वो खुद बोलता है कि ये जगह ऐसी लगती है जैसे किसी ने नशे में धुत कंस्ट्रक्शन वर्कर से बनवाई हो। हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं एक ड्रीम भी है अपने क्लार्क का। तीसरा डिटेल, जब बॉबी लॉन्ड्री वाले कमरे में जाता है तो कपड़ों के ढेर में उसकी अपनी एंड अपार्थीड वाली सफेद टी शर्ट भी पड़ी होती है, वही जो उसने पहले क्लार्क की एड शूट करते वक्त पहनी थी। इसका मतलब बैकरूम्स ने बॉबी के दिमाग से उसकी यादों से उसके कपड़े तक को कॉपी कर लिया था। और कपड़ों को कॉपी करना आसान है क्योंकि वो एक चीज है, उसके अंदर जान नहीं भरनी। तो थियरी ये कहती है कि जब बैकरूम्स आपकी काफी यादें कॉपी कर लेती है तब उसे आपको ढूंढना आसान हो जाता है, इसलिए बॉबी को तुरंत खींच के खत्म कर दिया जाता है। चौथा डिटेल, जिस कंपनी का नाम मेरी के बचपन के घर गिराने वाले वर्क्स के पास दिखता है वो कंपनी है रेवर्कन वेंचर्स। ये केन पार्सन्स की एक दूसरी वेब सीरीज द ओल्डेस्ट व्यू के लिए एक प्यारा ईस्टर एग है। उस सीरीज में एक रोलिंग जायंट नाम का डरावना पपेट होता है जो एक रियल फ्रेंच बॉटनिस्ट जूलियन रेवर्कन पर बेस्ड है। तो सुपर फैंस के लिए एक छुपी हुई ट्रीट थी। पांचवा डिटेल, वो कार्डबोर्ड कटआउट जो क्लार्क को मिलता है जिसमें एक केवमैन का पुतला होता है और एक कैसेट हर भाषा में वेलकम मैसेज बजाता है सिवाय इंग्लिश के, तो ये कटआउट बैकरूम्स ने नहीं बनाया बल्कि एसिंक ने खुद यहाँ रखा था। और जब मेरी को एसिंक ले जाते हैं तब हम एक स्टोर रूम में ऐसे कई कटआउट्स देखते हैं। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग थियरी ये है कि क्योंकि बैकरूम्स आसपास की चीजों को कॉपी करता है तो एसिंक शायद केवमैन का कटआउट रख के इंसानी विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन को शुरुआत से दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जब फिल्म मेरी को एक सीसीटीवी फोटो दिखाता है तो उस फोटो में कटआउट वाला हिस्सा काले चौकोर से रेडैक्ट यानी छुपा दिया गया होता है। यानी एसिंक ये सच जानता तो जरूर है पर किसी को बताना नहीं चाहता। और यहाँ कई लैंग्वेजों में बात करना तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिटेल है कि कोई भी इससे भिड़े तो वो समझ जाए कि हाय हेलो किया जा रहा है। अब इस पॉइंट पे दोस्तों हम बैकरूम्स के ओरिजिन पे भी थोड़ी बातें कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो द बैकरूम्स का ऑफिशियल सफर मई 2019 में 4chan के पैरानॉर्मल बोर्ड जिसे एक्स बोर्ड कहा जाता है वहां से शुरू हुआ था। वहां एक एनोनिमस यूजर ने एक थ्रेड स्टार्ट किया जिसमें लोगों को अनसेटलिंग इमेजेस पोस्ट करने को कहा गया था, मतलब ऐसी फोटोज जो नॉर्मली बिना किसी मॉन्स्टर के भी अजीब सी घबराहट आपके अंदर पैदा कर दे। इस थ्रेड में एक फोटो पोस्ट की गई जो एक खाली येलोइश रूम की थी। ये फोटो थोड़ी टेढ़े एंगल से ली गई थी जिसे डच एंगल कहा जाता है सिनेमेटोग्राफी में, और उसमें एक अजीब सा पुराना 90s के कॉर्पोरेट ऑफिस वाला वाइब था। इस फोटो में कोई विंडो नहीं थी और इसका डिजाइन बहुत ही अननेचुरल और रेपिटेटिव लग रहा था। इस सिंगल फोटो के साथ एक यूजर जिसे इंटरनेट हिस्ट्री में बाद में ब्लैक ऑगस्ट के नाम से जाना गया, उसने एक छोटा सा पर बहुत ही इंपैक्ट डालने वाला टेक्स्ट लिखा। उस ओरिजिनल टेक्स्ट में एग्जैक्टली ये डिफाइन किया गया था कि अगर आप रियलिटी से नो क्लिप कर जाते हैं तो आप सीधा बैकरूम्स में पहुंच जाएंगे जहां लगभग 600 मिलियन स्क्वायर माइल्स के रैंडमली सेगमेंटेड टोटली एम्प्टी रूम्स हैं। इस पैराग्राफ का सबसे डरावना हिस्सा इसका आखिरी सेंटेंस था जहां लिखा गया था कि भगवान आपको बचाए अगर आपको वहां किसी के आसपास घूमने की आवाज आए, क्योंकि अगर आपको आवाज आ रही है तो उसने आपको पक्का सुन लिया है। ये ओपन एंडेड थ्रेट इस इमेज को वायरल करने का सबसे बड़ा रीजन बना। जब ब्लैक ऑगस्ट ने ये ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा उस वक्त उनकी रियल लाइफ की सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हाई रेंट की वजह से उन्हें वापस अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट होना पड़ा था। उनके लिए हॉरर मूवीज और इंटरनेट स्टोरीज एक तरह का स्केप मैकेनिज्म था। जब उन्होंने इस येलोइश रूम की फोटो देखी तो उन्हें अपना फेवरेट क्लासिक वीडियो गेम मोरोविंड याद आया। उस गेम के कई मैप्स में येलो स्टोन वाले लंबे और एम्प्टी हॉल्स होते थे। ब्लैक अगस्त अपने बचपन में कंसोल कमांड्स यूज करके अनयूज्ड मैप्स और टेक्स्ट मैप को नो क्लिप किया करते थे, मतलब मैप्स के अंदर नो क्लिप करते थे उन हिडन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए जहां डेवलपर्स ने कुछ नहीं रखा है। यही पर्सनल गेमिंग मेमोरी और फाइनेंशियल स्ट्रेस का आइसोलेशन मिलकर इस इनिशियल बैकरूम्स टेक्स्ट का इंस्पिरेशन बना। कई सालों तक हजारों ऑनलाइन डिटेक्टिव्स और आर्किविस्ट्स इस येलो रूम की असली लोकेशन ढूंढते रहे। ये एक इंटरनेट मिस्ट्री बन चुकी थी कि आखिर ये फोटो कहां क्लिक की गई थी, क्योंकि फोटो रियल थी। मई 2024 में आखिरकार इस मिस्टीरियस फोटो का सच पूरी दुनिया के सामने आया। वे बैक मशीन और कुछ पुराने वेब आर्काइव्स के थ्रू एक ओल्ड ब्लॉग मिला जिसके बाद सारी डिटेल्स वेरीफाई की गई। इस हिस्टोरिकल डिस्कवरी से पता चलता है कि ये इमेज ओशकोस विस्कॉन्सिन जो कि यूएस में है उसकी एक बिल्डिंग की इमेज है। इस आइकॉनिक लोकेशन का असली एड्रेस 811 ओरेगन स्ट्रीट है, ओशकोस विस्कॉन्सिन यूएसए। कई लोग 807 भी बोलते हैं ओरेगन स्ट्रीट, बट ये इसी दोनों में से कुछ है। ये बिल्डिंग पहले रॉनर्स होम फर्निशिंग्स नाम का एक फर्नीचर स्टोर था। तभी फिल्म में क्लार्क फर्नीचर स्टोर चलाता है दोस्तों।
देख रहे हो कितनी छोटी छोटी डिटेल्स है। ओरिजिनल फोटो जून 12, 2002 को एक सोनी साइबर शॉट डिजिटल कैमरा से क्लिक की गई थी और इस फोटो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि उस वक्त हॉबी टाउन यूएसए फ्रेंचाइजी ने इसे टेक ओवर किया था और फर्नीचर स्टोर के सेकंड फ्लोर को एक आरसी रेसिंग कार ट्रैक में कन्वर्ट किया जा रहा था। स्पेसिफिक रूम जहां फोटो क्लिक हुई उसे ईस्ट ओवल रूम कहा जाता था, जहां रेनोवेशन के दौरान वाटर डैमेज की वजह से कारपेट्स निकाल दिए गए थे और उसी दौरान रूम पूरा खाली था, फोटो क्लिक कर ली गई थी। देखो एक फोटो से एक फिल्म बन गई। आज वहां रेवोल्यूशन रेसिंग नाम का एक इंडोर आरसी ट्रैक है और स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। ओरिजिनल 4chan पोस्ट के तुरंत बाद ये सिंगल कॉन्सेप्ट रेडिट और विकी प्लेटफॉर्म्स पे तेजी से वायरल होने लगा। कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स ने इस सिंगल येलो रूम को वहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक्सपैंड करके एक कॉम्प्लेक्स एंडलेस मल्टीवर्स जैसा बना दिया, जिसमें हजारों लोग अलग अलग लेवल्स और एंटिटीज को एग्जिस्ट करवाने लगे। ये कलेक्टिव राइटिंग एक्सपेरिमेंट बन गया था। सभी लोग अपने हिसाब से चीजें लिख रहे थे, लोग अपनी स्टोरी ऐड कर रहे हैं, नया लेवल ऐड कर रहे हैं इस रूम के अंदर। एंड देखा जाए तो विकी और रेडिट लोर के हिसाब से बैकरूम्स को डिस्टिंक्ट लेवल्स में कैटेगराइज कर भी दिया गया, जहां हर एक लेवल एक अलग तरह का लिमिनल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। कुछ फाउंडेशनल और सबसे फेमस लेवल्स जिन्होंने इस लोर का बेस सेट किया वो इस प्रकार है। लेवल 0 जिसे द लॉबी कहा जाता है, मतलब वही ओरिजिनल येलो वॉलपेपर वाला एंडलेस रूम जहां लोग पहली बार नो क्लिप होकर आते हैं। यहाँ मोस्टली आइसोलेशन का डर होता है और कभी कभी हाउंड्स या बैक्टीरिया दिखते हैं। लेवल 1 एक हैबिटेबल जोन या अबैंडन्ड वेयरहाउस जैसा है, जिसमें फ्लिकरिंग लाइट्स और फॉग होती है। यहाँ स्माइलर्स और फेस लिंक्स घूमते हैं। लेवल 2 पाइप ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है, जो अंधेरे मेंटेनेंस टनल्स हैं, जहां क्लॉस्ट्रोफोबिक हीट होती है और स्किन स्टीलर्स का खतरा रहता है। फाइनली लेवल 3 एक हॉस्टाइल इलेक्ट्रिकल स्टेशन है, जो अबैंडन्ड जेल जैसा दिखता है और डेडली ट्रैप से भरा होता है। विकी लोर में इस एंडलेस मेज में डर और डेंजर एलिमेंट्स ऐड करने के लिए स्पेसिफिक क्रीचर्स को डिफाइन किया गया। ये एंटिटीज नॉर्मली हॉस्टाइल होती हैं, जो उन लोगों का शिकार करती हैं जो बैकरूम्स में फंस जाते हैं। अब यहाँ मैं सारे एंटिटीज आपको नहीं बताऊंगा, उसका भी रीजन ये है कि एंटिटीज को बाद में खारिज ही किया गया कि नहीं, यहाँ ऐसे कुछ एंटिटीज नहीं रहते हैं। पर चलो कुछ एंटिटीज मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्माइलर्स, जो कि एंटिटी 3 है। ये बैकरूम्स का सबसे आइकॉनिक और डरावने क्रीचर्स में से एक है। ये सिर्फ कंप्लीट अंधेरे में दिखते हैं। उनका फिजिकल फॉर्म विजिबल नहीं होता, बस एक अननर्विंग चमकीली हुई वाइड स्माइल और ग्लोइंग आंखें दिखती हैं। अगर किसी रूम की लाइट अचानक चली जाए तो ये अटैक करते हैं। लाइट सोर्स इनको दूर रखता है। देन एंटिटी 10 है स्किन स्टीलर्स। ये लंबे ह्यूमनॉइड्स जैसे दिखने वाले पेल क्रीचर्स होते हैं, जो भूखे एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। इनकी सबसे टेरिफाइंग कैपेबिलिटी ये है कि अपने ह्यूमन विक्टिम्स की स्किन, जो खाल होती है ना, उसको निकाल कर पहन लेते हैं ताकि वो दूर से नॉर्मल इंसानों जैसा दिख सके। ये दूसरे वॉन्डरोस को धोखा देकर उनके पास आते हैं और फिर उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। फिर एक एंटिटी 8 है, विच इज हाउंड्स। ये विजिबली डिफॉर्म्ड इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर अजीब होता है और वो कुत्तों की तरह 4 पैरों पर रैपिडली चलते हैं। इनके बाल चेहरे पर बिखरे होते हैं और ये किसी टारगेट को देखने के बाद हेविली अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर एक और एंटिटी है पार्टी गोअर्स। ये क्रीचर्स डायरेक्टली एक डिसेप्टिवली सेफ थीम से जुड़े हुए हैं। इनके आसपास बलून्स और बर्थडे की पार्टी थीम होती है। ये सुपरफिशियली फ्रेंडली लगते हैं और मैसेज बोर्ड्स पर इमोजी यूज करके लोगों को ट्रैप करते हैं, बट इफेक्टिवली वो बहुत ही लीथल कैनिबल्स होते हैं। जैसा मैंने कहा, कई लोग इन एंटिटीज को इस बैकरूम से जोड़ना सही नहीं समझते, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक्सटेंडेड विकी लोर बैकरूम्स की ओरिजिनल मिस्ट्री और आइसोलेशन वाली पूरी वाइब को ही रूइन कर देता है। क्योंकि जब आप इतने क्रीचर्स ऐड करते हो ना, तो ये SCP स्टाइल थोड़ा बन जाता है कि ठीक है, बहुत सारे क्रीचर्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट था जब एक नए क्रिएटर ने इस पूरे नैरेटिव को एक नया मोड़ दिया। जनवरी 2022 में बैकरूम्स के इंटरनेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा साइज्मिक शिफ्ट तब आया जब एक 16 साल के अमेरिकन यूट्यूबर, जो कि है अपने केन पार्सन्स, इस मूवी के डायरेक्टर, तो हाँ, उनका चैनल था यूट्यूब पे केन पिक्सल्स करके, और उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया। उन्होंने ब्लेंडर और पुराने फाउंड फुटेज VHS एस्थेटिक स्टाइल का यूज करके एक 9 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाया, जिसका नाम था द बैकरूम्स फाउंड फुटेज। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल सेंसेशन बन गया और इसने एक पूरा नया सब जॉनरा को रीडिफाइन कर दिया। केन का विजन विकी के हेविली एक्सपैंडेड लोर से बिल्कुल अलग था। उन्होंने उस एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ लेवल्स और तरह तरह के साई-फाई मॉन्स्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया। इसके बजाय उन्होंने ओरिजिनल 4chan पोस्ट के प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर, आइसोलेशन और लिमिनल स्पेस पर अपना पूरा फोकस रखा। केन ने यह फाउंडेशनल रूल एस्टैब्लिश किया कि बैकरूम्स कोई नेचुरल अल्टरनेट डिमेंशन या रैंडमली जनरेट हुई जगह नहीं थी, बल्कि वो एम्बिशियस गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एक्सपेरिमेंट्स का एक्सीडेंटल नतीजा था। इस कॉर्पोरेट एंगल ने डर को और भी रियल और ग्राउंडेड बना दिया। केन के हाई डिटेल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पूरी स्टोरी एक्चुअली में एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि सैन होजे कैलिफोर्निया बेस्ड एक शैडोई रिसर्च कंपनी है। एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टाइमलाइन लेट 1980s में शुरू हुई, जब उन्होंने एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बनाने के लिए LPMDS मशीन बनाई। अक्टूबर 17, 1989 को ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ
और द थ्रेशोल्ड पोर्टल खुल गया जो सीधा बैकरूम्स में जाता था। इस पोर्टल के खुलने से रियल वर्ल्ड में मैग्नेटिक डिस्ट्रप्शन हुई और 1989 का लोमा प्रीटा अर्थक्वेक आया। इसके बाद दुनिया भर में नो क्लिप जोन्स बनने लगे, जिनसे मतलब ग्लोबल मिसिंग पर्संस के केसेस बढ़ गए। एसिंक का मेन कमर्शियल मोटिव इस इनफाइनाइट स्पेस को यूएस गवर्नमेंट को रेसिडेंशियल और स्टोरेज के लिए बेचना था, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। केन की सीरीज में अलग अलग कैरेक्टर्स के पीओवी से डीप नैरेटिव एक्सप्लोर किए गए हैं, जिसमें सबसे इमोशनल, हेवी और प्रोमिनेंट स्टोरी पीटर ट्रेंच की है। मैंने कहा था ना पीटर ट्रेंच, पहले भी बात करा है मैंने थियरीज में। देखो 1990 के टाइम पे एसिंक के रिसर्चर्स जो कंप्लीटली येलो हैजमैट सूट्स पहने होते थे, वो बैकरूम्स के एंडलेस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। इनमें से एक प्रोमिनेंट रिसर्चर पीटर ट्रेंच एक स्पेसिफिक एक्सपेडिशन के दौरान अपनी टीम से अलग हो जाता है। बैकरूम्स की अजीब फिजिक्स और स्पेशल एनोमलीज के कारण वो वहां सर्वाइव करते हुए फिजिकली और टेम्पोरली मतलब डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी टाइम ट्रैवल करके ऑलमोस्ट 2 महीने आगे फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। जब पीटर इवेंचुअली वापस थ्रेशोल्ड के पास आता है तो उसके सामने एसिंक का सबसे बड़ा धोखा खुलता है। एसिंक ने पब्लिक और उसकी फैमिली के सामने उसकी मौत का झूठा नाटक करके उसे कार क्रैश में मरा हुआ घोषित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि गवर्नमेंट इस डेंजरस प्रोजेक्ट को बंद न कर दे। ये सच्चाई जानने के बाद पीटर मेंटली टूट जाता है। वो पैनिक स्टेट में आकर अपने एक फेलो रिसर्चर मार्क को मतलब समाप्त कर देता है और अलार्म्स बजने के बावजूद वापस रियल वर्ल्ड में भाग निकलता है। एसिंक की कॉर्पोरेट मशीनरी फिर से डैमेज कंट्रोल करती है और बचे हुए स्टाफ को ये झूठ बोलती है कि पीटर एक्चुअली पागल हो गया था और उसकी मौत बाद में हेड इंजरी से हुई थी। ये स्टोरी लाइन दिखाती है कि बैकरूम्स में मॉन्स्टर से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्रीड खतरनाक है। एक और नोटेबल स्टैंड अलोन प्लॉट लाइन 1995 में रॉबी नाम के एक सिविलियन कैरेक्टर की है। वो गलती से नो क्लिप हो जाता है और हमें पता चलता है कि सालों के एसिंक के ऑपरेशंस और टाइम के साथ बैकरूम्स अब सिंपल येलो रूम्स नहीं रहा। वो अब और ज्यादा तेजी से डेवलप हो चुका है और रियल सिटीज, नेबरहुड्स और फर्निश्ड हाउसेस को एक्टिवली मिमिक कर रहा है। रॉबी एक पॉइंट पे एक पतली सी वॉल के थ्रू रियल वर्ल्ड के एक अनजान होम ओनर से लाइव बात करने में भी कामयाब होता है, जो ये शो करता है कि बैकरूम्स और रियलिटी के बीच की जो डिवाइडिंग दीवार है ना, वो बहुत पेपर थिन और कमजोर हो चुकी है। केन के यूनिवर्स में ट्रेडिशनल साईफाई मॉन्स्टर्स या विकी वाले एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं करते। इन सब को हटाकर उन्होंने सिर्फ एक प्राइमरी एंटेगनिस्ट फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसे इंटरनेट फैंस द बैक्टीरिया कहते हैं। स्पेसिफिक एंटिटी के ओरिजिन के बारे में सीरीज की डीप एनालिसिस से 2 मेजर डिस्टर्बिंग थ्योरी सामने आती है। पहला है म्यूटेटेड हे बैसिलस थ्योरी। एक एक्सप्लोरेशन एपिसोड में एसिंक को बैकरूम्स के अंदर एक इंसानी कॉर्प्स मिलता है जो पूरी तरह से एक अजीब से फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ से कवर्ड हो चुका था। साइंटिफिक थ्योरी यह है कि रियल वर्ल्ड का एक कंप्लीटली हार्मलेस बैक्टीरिया यानी हे बैसिलस किसी वॉन्डरर के थ्रू बैकरूम्स में गया। वहां के टॉक्सिक रेडिएशन फील्ड ऑफ फिजिक्स डिफाइंग एनवायरनमेंट में आकर वो रैपिडली म्यूटेट हो गया और जायंट, टॉल, वायर जैसे ब्लैक स्टिक फिगर मॉन्स्टर्स का रूप ले लिया। वही अब जिंदा ह्यूमंस का ऑर्गेनिकली शिकार करते हैं। दूसरा थ्योरी है म्यूटेटेड ह्यूमंस थ्योरी। ये थोड़ा ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग थ्योरी है, जो कि सजेस्ट करती है कि ये टॉल वायर मॉन्स्टर्स असल में कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म नहीं, बल्कि दरअसल वो इंसान है जो सालों पहले नो क्लिप होकर वहां खो गए थे। बैकरूम्स के करप्ट एनवायरनमेंट ने सालों तक उनकी फिजिकल बॉडी को वार्प और हेविली म्यूटेट कर दिया और उनसे उनकी इंसानियत छीन ली। अब वो डार्क कॉर्नर्स में रहकर सिर्फ डिस्ट्रेस यानी कि रोते हुए मतलब बचाने की पुकारे इस तरह से निकाल सकते हैं ताकि वो दूसरे नॉर्मल लोगों को ट्रैप करके अपना शिकार बना सके। इसके अलावा केन के लोड में एक ओवरफ्लो थ्योरी भी प्रोमिनेंट है, जो बैकरूम्स को एक डिमेंशनल टाइम लूप के रूप में दिखाती है। इस थ्योरी के मुताबिक बैकरूम्स टाइम और स्पेस को एक सिंगल क्योटिक लाइन में फोल्ड कर देता है। यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इवन बेक यानी एसिंक का जो वीपी था वो 1970s के एक क्लासिफाइड गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था, जिसे ओवरफ्लो कहा जाता है। उस एक्सपेरिमेंट में हुए एक मैसिव पावर सर्ज के कारण बेक को अनइंटेंशनली फ्यूचर बैकरूम्स की वीडियो फुटेज दिख गई थी, जो शायद आगे चलकर खुद रिसर्चर्स ही रिकॉर्ड करने वाले थे। उसी आने वाले फ्यूचर की फुटेज से इंस्पायर होकर उसने एसिंक बनाई ताकि उस अल्टरनेट डिमेंशन को मैनुअली क्रिएट कर सके। ये एक प्योर टेम्पोरल पैराडॉक्स यानी कि टाइम लूप का एक पैराडॉक्स होता है ना, वहां है वो है जहां कॉज और इफेक्ट आपस में उलझ जाते हैं। तो हाँ, काफी डीप थी ये जो छोटी छोटी वीडियोस थी, उनमें काफी इंफॉर्मेशन था और इन्हीं वीडियोस को देख के A24 वाज लाइक चलो इस पे मूवी बनाते हैं। अब A24 हेरिडिटरी, मिडसोमार जैसी अमेजिंग मूवीज बनाती है तो बैकरूम्स में उनका हाथ डालना मतलब सही लगता है। लेकिन A24 के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने एक इंटरनेट क्रीपीपास्ता को चुना और उस वक्त के सिर्फ 18-19 साल के टीनेजर केन पार्सन्स को एक फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दे दिया, एक यूट्यूबर को। इस सिनेमैटिक वेंचर की स्क्रिप्ट विल सोदिक ने लिखी। हालांकि इनिशियल स्टेजेस में स्क्रिप्ट लिखने के लिए
रॉबर्टो पतिनो को फाइनल किया गया था, पर बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। फिल्म का प्रोडक्शन समर 2025 में शुरू हुआ और अगस्त 2025 में कंक्लूड हुआ। ये फिल्म फाइनली 29 मई 2026 को यूएस थिएटर्स में रिलीज होती है और इंडिया में ये 12 जून को रिलीज हुई। आजकल की मॉडर्न हॉरर मूवी जहां ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई पे हेवी डिपेंड करती है ताकि अदर वर्ल्डली डिजाइन्स दिखाए जा सके, वहां ये जो मूवी है बैकरूम्स, वो A24 और केन पार्सन्स की मदद से कुछ अलग करती है। इन्हें पता था कि द बैकरूम्स का डर उसकी फिजिकल टैंजिबल रियलिटी में छुपा है, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइनर डैनी वर्मेट और सिनेमेटोग्राफर जेरेमी कॉक्स के साथ मिलकर लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का एक मैसिव रियल प्रैक्टिकल सेट बनाया। इस सेट डिजाइन को प्रॉपर्ली क्रिएट करने के लिए अनबिलीवेबल मटेरियल्स यूज हुए। लगभग 37,000 स्क्वायर फीट का सिकनिंग पीला वॉलपेपर स्पेशली प्रिंट किया गया और चिपकाया गया। देन 29,000 स्क्वायर फीट का ओल्ड इंडस्ट्रियल स्टाइल कारपेट बिछाया गया ताकि वो ऑर्गेनिक डैम्प एस्थेटिक फील हो सके। सिनेमेटोग्राफर जेरेमी कॉक्स ने सेट लाइटिंग को ऐसा मॉडिफाई किया कि एकदम डेड येलोइश लाइट दिखे। ऐसी लगती है जैसे रेडॉन गैस किसी पुराने स्ट्रिप मॉल या ऑफिस की दीवारों से लीक हो रही हो। ये प्रैक्टिकल सेट इतना ज्यादा बड़ा, कंफ्यूजिंग और डिसओरिएंटिंग लैबिरिंथ था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्चुअल क्रू मेंबर्स लगातार अपना रास्ता भटक रहे थे। तो हाँ, इस फिल्म पे मेहनत तो की गई है और इसलिए फिल्म कमा भी रही है। नाउ फिल्म का एक सबसे प्रोफाउंड और ईरी डिटेल ये है कि बैकरूम्स में एक सरियल केवमैन यानी आदि मानव का डिस्प्ले बना हुआ है, जिसमें से लगातार एक ऑडियो फॉर्मेट में 50 अलग अलग ग्लोबल लैंग्वेज में बेसिक ग्रीटिंग्स बज रही थी। तो वही जो कटआउट था ह्यूमन का, उसमें से आवाज आ रही थी ना अलग अलग लैंग्वेज में। तो उसकी एक छोटी सी डिटेल में बताना भूल गया, जो कि मैं अब ऐड कर रहा हूँ। देखो, ये स्पेसिफिकली वही एग्जैक्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है जो 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड से एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट की गई है। वॉयेजर रिकॉर्ड्स अंतरिक्ष में एलियंस को इंटेलिजेंट इंसानियत के पीस पैगाम देने के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए भेजा गया था। एक ऐसी अजीब सी जगह जो कॉन्सेप्चुअली पूरी यूनिवर्स का एक डेड ग्लिच है, वहां इंसानियत का वो डीपली होपफुल और सबसे पुराना इंटरगैलेक्टिक मैसेज कॉन्स्टेंटली लूप पे बजाना आयरनी और सिनेमैटिक जीनियस का एक परफेक्ट इंस्टेंस है। नाउ फिल्म की परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त रही। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ग्रॉस की बात करें तो फिल्म ने अपने रन के एंड तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग $230 मिलियन कमा लिए हैं। ओपनिंग वीकेंड के मोमेंटम को बरकरार रखते हुए फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड तक ही $148 मिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया था। यह फिल्म अब A24 स्टूडियो की हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है, जिसने स्टूडियो के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो हाँ, 20-20 साल के यूट्यूबर्स इतने अमेजिंग फिल्म्स बना रहे हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो इट्स टाइम कि इंडिया के भी कुछ यूट्यूबर्स आगे बढ़े और इस तरह की ही अमेजिंग हॉरर फिल्म्स बनाएं, क्योंकि इंडियन हॉरर सीन में भी इस तरह का कुछ एकदम माइंड बेंडिंग सीन तो बनता है। हाँ, यही थी बैकरूम्स फिल्म की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपकी भी कुछ थियरीज है तो उसे आप कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।